नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करा रहा हूँ। तो पिछले 2 क्लासों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय संपूर्ण तरह से देख लिया है, सारी जानकारी हमने ले ली है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति, और जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है मुद्रास्फीति, इसके प्रभाव, इसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को महंगाई भी लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। वैसे मुद्रास्फीति और महंगाई एक नहीं है, बल्कि महंगाई मुद्रास्फीति का ही एक कारक माना जाता है। अच्छा, मुद्रास्फीति है क्या? जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगे, मूल्य में वृद्धि होने लगे, तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। अच्छा, मुद्रास्फीति में क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगे। दूसरा क्या हो कि हमारी जो क्रय क्षमता है, यानी रुपए की या भी पैसे की, रुपए की क्रय क्षमता, क्रय क्षमता यानी खरीदने की क्षमता, क्रय क्षमता में कमी, ये दोनों चीज़ें या दोनों कारण मुद्रास्फीति को दर्शाते हैं। अच्छा, रुपए की क्रय क्षमता में कमी से हमारा क्या तात्पर्य है कि जैसे कोई भी सामान पहले 10 रुपए में, कोई भी सामान मान लीजिए आलू है, तो आलू जो है वो 10 रुपए में 1 किलो मिलता था पहले, आज से 2-3 साल पहले मिलता रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब 10 रुपए में 1 किलो आलू हमें नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता, इसका मतलब पहले 10 रुपए में 1 किलो आलू मिलता था, अब हमें नहीं मिल पाता। यानी इस 10 रुपए की जो क्रय क्षमता है वो घटी कि नहीं। पहले 10 रुपए में 1 किलो मिलता था, अब 10 रुपए में 1 किलो से कम मिल रहा है, 1 किलो से कम मिलेगा। तो यानी इस रुपए की जो क्रय क्षमता है वह घट गई। तो इसका मतलब हुआ कि आलू के दाम में वृद्धि हो गई। यानी आलू एक वस्तु है, तो वस्तु या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगे, आलू के दाम में वृद्धि हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। और क्रय क्षमता में कमी आई। अच्छा, फिर मुद्रास्फीति के बाद हम जानेंगे कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ और कैसे पड़ता है। तो जब भी मुद्रास्फीति होती है तो इसका प्रभाव बचत पे पड़ता है। जैसे बचत पे कैसे पड़ता है, इसका प्रभाव हम देखते हैं। इसका प्रभाव बचत पे कैसे पड़ता है, इसका प्रभाव स्वाभाविक सी बात है कि बचत पे इसका प्रभाव विपरीत होगा। विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो अगर 500 रुपये प्रतिदिन कमाता है और उसके रोज का जो रोज़मर्रा का खर्च है वह मान लीजिए 200 रुपये है, तो 300 रुपये वह बचत कर रहा है। 300 रुपये वह रोज की बचत कर रहा है। अब जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो उसका जो खर्च है, ये जो खर्च है रोज का, तो ये भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, मान लीजिए ये 200 से 250 हो गया खर्च बढ़ के। तो अब चूंकि 500 ही कमा रहा है, तो जो 300 रुपये बचत करता था, अब कितनी बचत करेगा? 250 रुपये। तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे
बचत पे पड़ रहा है, यानी मुद्रास्फीति का विपरीत प्रभाव हमारे बचत पे पड़ता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुद्रास्फीति अगर किसी देश में बढ़ रही है, किसी देश में महंगाई बढ़ रही है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बोला जाता है कि गरीबों पे पड़ता है अपेक्षाकृत अमीरों के। अब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी गरीब आदमी, कोई भी गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति अगर 200 रुपये कमाता है, उसकी आय 200 रुपये है, तो उसका खर्चा भी लगभग इतना ही होता है। 200 रुपये वो रोज खर्च कर देता है। उसका खर्च भी 200 रुपये है। अब मान लीजिए मुद्रास्फीति बढ़ी, मुद्रास्फीति हुई तो इसका खर्च बढ़ेगा, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी तो खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा क्योंकि इसके पास सीमित 200 रुपये ही हैं, तो अब ये क्या करेगा, अब इसके पास गरीबी बढ़ेगी, अब इसका खर्च भी नहीं चल पाएगा क्योंकि इसके पास 200 रुपये ही हैं। तो अब अमीर पे क्या होता है, जिनके पास बचत होती है, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास कुछ बचत होती है, तो अगर वो लोग, जैसे ये 200 कमाता है, वो 500 कमा रहे हैं, तो 200 खर्चा करते हैं और 300 बचा लेते हैं, ये बचत में चला जाता है। तो क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति पड़ेगी तो उनके पास 300 रुपये तो पड़े हुए हैं बचत, तो उनके पास ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके पास मुद्रास्फीति का ज़्यादा प्रभाव आएगा नहीं अपेक्षाकृत गरीब के, क्योंकि उसका 200 रुपये खर्चा है और 200 रुपये भी आमदनी ही है। तो अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो फिर उसका काम नहीं चलेगा, जबकि इनका अगर खर्चा बढ़ जाता है तो इनके पास बचत है, वो यहाँ से ले सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मुद्रास्फीति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो गरीबों पे पड़ता है अपेक्षाकृत अमीरों के। अच्छा, एक बात और, जैसे इनके जो अमीर लोग होते हैं या जो लोग बचत करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे 300 रुपये बचाया तो इसका वो क्या करते हैं, निवेश कर देते हैं, कहीं किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं, कहीं कुछ भी निवेश कर देते हैं। तो जब महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो उस प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ते हैं, और उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो जो मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है वो इन पे कम हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा निवेश किया है, इसको मान लीजिए कहीं निवेश कर दिया, तो अगर 50 रुपये भी कोई वस्तु महंगी हुई है, या 50 रुपये मान लीजिए महंगाई बढ़ी है, तो ये जो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, ये अभी लगभग 50 रुपये उतने ही समय में बढ़ जाती है प्रॉपर्टी। तो इनका जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति है, जो प्रभाव है, वो शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर ये 50 रुपये खर्च यहाँ करेंगे तो यहाँ इन्हें 50 रुपया मिल भी रहा है। तो इसलिए अमीरों पे इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है मुद्रास्फीति का। अच्छा, एक बात और हम जानेंगे मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो लोन देने वाला होता है या जो ऋण देने वाला होता है, वह नुकसान में चला जाता है, और जो ऋण प्राप्त करने वाला होता है या लोन लेने वाला होता है, उसका फ़ायदा हो जाता है मुद्रास्फीति हो जाने से। देखिए क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक रमेश है और सुरेश है, तो अगर रमेश ने सुरेश को 100 रुपये मान लीजिए 5% की दर से, वार्षिक या मासिक मान लीजिए, तो इन्होंने 100 रुपये सुरेश को दिए 5% मासिक से, मतलब एक महीने में 5% इसका ब्याज लगेगा, और रमेश ने सुरेश को दे दिए। अच्छा, अब सुरेश ले गया, अब मान लीजिए हर महीने जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वह हर माह 6% की दर से बढ़ रही है, और इन्होंने दिया है ब्याज
5% का। तो अब क्या होगा कि जो वस्तु 1 महीने पहले 100 रुपए की मिल रही थी, वह मुद्रास्फीति बढ़ के अब कितने रुपए की मिलेगी? 106 रुपए की। 106 रुपए की। अच्छा, तो अब क्या होगा कि जैसे रमेश ने सुरेश को पैसे दे दिए, सुरेश 100 रुपए मिल गए सुरेश को। अब 100 रुपए में उसने कुछ खरीदा, ठीक, ये पिछले महीने की बात है, यानी पिछले महीने में 100 रुपए में सुरेश ने कुछ खरीदा, और वो वस्तु अब कितने रुपए की मिल रही है? 106 रुपए की। क्यों? क्योंकि 6% महंगाई बढ़ चुकी है, मुद्रास्फीति बढ़ चुकी है। और सुरेश को रमेश को देने हैं 5% मासिक की दर से ब्याज, यानी अगर ये हर माह इसको 5 रुपये देगा, 105 रुपये दे देगा, 5 रुपये की दर से 105 रुपये से इसका ब्याज हो गया, तो मूलधन और ब्याज सहित 105 रुपये रमेश को देगा। और जो वस्तु पहले 100 रुपये की मिल रही थी, अब वो 106 रुपये की मिल रही है, और ये इसको 1 महीने बाद 105 रुपया दे रहा है। तब भी इसका 1 रुपये का घाटा हो रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले यह वस्तु अगर यह चाहता तो 100 रुपये में खरीद लेता, अब वही वस्तु 106 रुपये में मिल रही है, अब वो 100 रुपये का इसको सिर्फ 105 रुपया मिला है, 1 रुपया तब भी घाटा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो जो लोन देने वाला होता है, यानी ऋण देने वाला होता है, उसको घाटा होता है, और जो ऋण प्राप्त करने वाला होता है उसको फ़ायदा होता है। अच्छा, इसीलिए फिर बैंक क्या करते हैं? बैंक, चूँकि बैंक का एक ही मात्र लाभ कमाने का तरीका वही है कि हम लोन देंगे, उस ब्याज लेंगे, उससे जो लाभ मिलेगा वो बैंक की आमदनी होती है। तो अगर बैंक ऐसा करे तो मुद्रास्फीति बढ़े तो बैंक का फिर खर्चा उतना नहीं हो पाएगा, यानी बैंक घाटे में चला जाएगा। तो बैंक क्या करता है, कोई भी बैंक जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वैसे वैसे वो अपने लोन के रेट भी बढ़ाता जाता है, जिससे क्या हो कि अगर वो किसी को ऋण दे तो उसको घाटा ना हो। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद हम जान गए मुद्रास्फीति क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो जो सबसे पहला प्रकार है यानी मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, चलिए देखते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति को इंग्लिश में हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। अच्छा, मांग जनित से कुछ आइडिया आ रहा होगा कि जहाँ मांग बढ़ रही होगी वैसे मुद्रास्फीति बढ़ती होगी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो समग्र मांग है, वस्तुओं की समग्र मांग आपूर्ति से ज़्यादा हो, आपूर्ति से ज़्यादा हो जाए, आपूर्ति से ज़्यादा हो जाएगा मतलब ये है कि जब मांग बढ़ती है और उस हिसाब से हमें आपूर्ति ना मिल पाए तो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं कि जैसे क्या है कि मान लीजिए आरबीआई ने या इंडियन गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी बढ़ा दी, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ा दी। तरलता का मतलब ये है कि लोन सस्ते कर दिए, बेरोजगारी कम कर दी, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लाके जो है डायरेक्ट पैसा जो है वो जनता के हाथों में पहुंचा दिया। तरलता बढ़ गई, सबके हाथ में पैसा आ गया। अब सबके हाथ में जब पैसा आ जाएगा तो सब सामान खरीदेंगे,
सामान खरीदेंगे, यानी अब जो जितना पहले सामान खरीदा जाता था उससे ज़्यादा अब खरीदेंगे। अब जब सामान खरीदेंगे तो सामान ख़त्म भी होगा और उस हिसाब से उत्पादन नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो वस्तुओं में कमी होगी, वस्तुओं में कमी होगी और ख़रीदने वाले क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं तो क्या होगा, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। वस्तुएं कम है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं तो वस्तुएं महंगी होंगी। अब इसका एग्जांपल जैसे अभी क्या हुआ था, लॉकडाउन जब लगा था तो मास्क और सैनिटाइज़र दोनों के जो दाम थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि वस्तुएं कम हैं, यानी मास्क सैनिटाइज़र बहुत कम थे और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए उनके दाम जो हैं वो बढ़ गए। तो इसी को बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। तो अच्छा, एक चीज़ इसमें और हम जान लेते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति से क्या और बेरोजगारी में क्या संबंध है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति, जैसे जैसे बेरोजगारी कम होगी वैसे वैसे मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी तो मांग कम होगी, अगर बेरोजगारी घटेगी तो मांग ज़्यादा होगी। क्यों? जैसे जैसे लोग रोजगार पाएंगे उनकी आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी अगर उस हिसाब से उत्पादन नहीं हुआ तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो इसी को बोलते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति। तो जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी मांग जनित मुद्रास्फीति कम होगी। अच्छा, मांग जनित मुद्रास्फीति को किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि से भी देखा जाता है। अगर मांग जनित मुद्रास्फीति है तो इसका मतलब ये है कि वो देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है, हालांकि वो एक कंट्रोल मैनर में हो, एक नियंत्रण में हो तब। तो ये हमने जाना मांग जनित मुद्रास्फीति। जो दूसरा इसका प्रकार है उसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, लागत जनित में यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा होगा आप सबको कि जहाँ पे लागत में बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। जब किसी भी वस्तु के कच्चे माल में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु का जो अंतिम मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब अंतिम मूल्य बढ़ेगा इसका मतलब महंगाई बढ़ गई, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। अच्छा, इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारा कच्चा तेल जो है वो विदेशों से आयात करते हैं। भारत जो है बहुत सारा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। तो जब हम कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं तो उसका फिर यहाँ पे जो है रिफ़ाइन करके पेट्रोल या डीजल बनाते हैं। तो जब कच्चा तेल वहाँ से महंगा हो जाता है, यानी बाहर से महंगा हो जाता है, जब हम आयात करते हैं तो जो कि लागत हमारी ज़्यादा लगी है,
तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं। अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे या देखते भी होंगे रोज़मर्रा में कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। तो जो बहुत प्रमुख कारण होता है वो यही होता है कि जहाँ से हम कच्चा तेल आयात करते हैं वो उस कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। अच्छा, जब कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। अच्छा, एक चीज़ और है कि वैसे जितना भी भारत में उत्पादन होता है आजकल मशीनों से ही हो रहा है, या तो वो डीजल से होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से होता है। और जब डीजल में वृद्धि हो जाती है कच्चे तेल में वृद्धि होने की वजह से, तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी, और उत्पादन में जब वृद्धि हो जाएगी तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, तो वस्तुओं के जब मूल्य में जब वृद्धि होगी तो वो मुद्रास्फीति कहलाएगी। तो ये है लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी जब लागत में बढ़ोतरी हो जाए तो लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। तीसरा प्रकार था हमारा संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। संरचनात्मक मुद्रास्फीति से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी जब मुद्रास्फीति संरचना की वजह से बढ़े या हो, तो ये कैसे होता है। मान लीजिए जैसे भारत है, तो भारत में क्या है कि भंडारण का जो भंडारण क्षमता है, यानी जो भंडारण के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है। और मान लीजिए हमने क्या किया कि गेहूँ पैदा किया 100 किलो, और चूँकि हमारे पास भंडारण क्षमता है नहीं 100 किलो की, तो उसमें से हम क्या करेंगे कि भंडारण क्षमता की कमी होने के कारण उसमें से कुछ गेहूँ नुकसान हो जाता है। जैसे 100 किलो गेहूँ था, नुकसान हो गया वो 80 किलो बचा, 20 किलो नुकसान हो गया। चूँकि हमने 100 किलो का उत्पादन किया था तो लागत भी उसमें 100 किलो की आई होगी। अब हमारे पास 80 किलो ही गेहूँ बचा, तो अब 80 किलो का हम क्या करेंगे, अपनी लागत निकालने के लिए उस 80 किलो का दाम हम बढ़ा देंगे, गेहूँ का दाम बढ़ा देंगे पहले से, जिससे कि हमारी लागत निकल जाए। तो इससे क्या होगी, मुद्रास्फीति होगी। तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अच्छा, इसके कारण जैसे एक मैंने बताया कि भंडारण क्षमता, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। परिवहन क्षमता हमारी कमज़ोर हो तो, जो कि भारत की है भी, परिवहन क्षमता कमज़ोर हो, है ना। और एक कारण इसका जो प्रमुख कारण है वो होता है जमाखोरी। इंग्लिश में इसको होर्डिंग भी बोलते हैं। और एक होता है, उसको बोलते हैं व्यापारी एकीकरण। या इसको कार्टिलाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, परिवहन क्षमता कमज़ोर होने से क्या होता है, मान लीजिए जैसे भारत के पहाड़ी राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि सड़कें नहीं हैं, जो लोग बहुत ऊंचाई पे रहते होंगे, पहाड़ों पे रहते होंगे, उनके पास सामान पहुंचाने में यहाँ से वहाँ तो उत्पादन होता नहीं है, तो नीचे से ही सामान जाएगा। नीचे से सामान ऊपर पहुंचाने में, जो कि उतनी अच्छी रोड नहीं है, उतने अच्छे वाहन नहीं है, तो वहाँ पे जब सामान पहुँचेगा तो वो काफ़ी दिक्कत से पहुँचेगा। अब जब दिक्कत से पहुँचेगा तो उसकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। जब वो लागत, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो उसकी परिवहन कॉस्ट है, जब वो मूल्य में जुड़ जाएगी वस्तुओं के, तो मूल्य का दाम बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे संरचनात्मक मुद्रास्फीति होगी। जमाखोरी क्या होती है कि जैसे बहुत सारे जो
काला बाजारी करते हैं, जैसे प्याज में अक्सर देखा जाता है प्याज के, तो जब प्याज के दाम बहुत सस्ते होते हैं, जब नई नई प्याज मार्केट में आती हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा प्याज खरीद के इकट्ठा कर लेते हैं, उसको कहीं जमा कर देते हैं, और जब मार्केट में प्याज की कमी हो जाती है तब इसको उतारते हैं और मन चाहे दाम पे बेचते हैं। तो इसी को बोलते हैं जमाखोरी। तो यहाँ से भी संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। दूसरा है व्यापारी एकीकरण यानी कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कोई मार्केट है और कोई मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी दुकानदार हैं, वो सब आपस में ही मीटिंग करके एक निर्णय ले लेते हैं कि इस वस्तु को हम इतने दाम पे बेचेंगे अपने मन से। तो वहाँ पे भी क्या हो जाती है, वस्तु महंगी हो जाती है। यानी व्यापारी आपस में ही जो है सलाह मशवरा करके किसी वस्तु का दाम में बढ़ा देते हैं, किसी वस्तु के दाम को बढ़ा देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो हमने आज मुद्रास्फीति जाना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।